शीर्षक है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। एक लड़की जो है अपने पिता से गुहार लगा रही है, अनुरोध कर रही है कि उसे उतनी दूर मत ब्याहना, मतलब उसे बहुत दूर मत ब्याह देना। क्यों नहीं ब्याह देना, उसकी चर्चा और उसके प्रति उसके मन की जो भाव हैं वो इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। निर्मला पुतुल जी की जानकारी और ये कविता पूरी की पूरी कविता कोश पे उपलब्ध है, इसलिए मैंने कविता कोश का लिंक यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि ये सारी सामग्री वहीं से ली गई है। तो आप लोग अगर निर्मला पुतुल के बारे में या उनकी कविताओं के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके आप उनकी दूसरी भी बहुत सारी कविताएं पढ़ सकते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 को हुआ। जन्म स्थान दुधनी कुरुआ, जिला दुमका, संताल परगना, झारखंड। आदिवासी इलाका है, उसी समाज से आती हैं। पिता स्वर्गीय सिरिल मुर्मू इनके पिताजी का नाम है, जो कि अब नहीं है। माता श्रीमती कांदनी हंसदा। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा दुमका से हुई, दुधनी कुरुआ एवं दुमका, जिला दुमका से। और स्नातक इन्होंने राजनीति शास्त्र में किया। अन्य योग्यताएं, नर्सिंग में इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। भाषा ज्ञान संताली, जो कि इनकी मुझे लगता है मातृभाषा है, हिंदी, नागपुरी, बांग्ला, खोरठा, भोजपुरी, अंगिका, अंग्रेजी, इतनी भाषाओं की जानकारी जो है निर्मला पुतुल जी की है। सामाजिक कार्य एवं भागीदारी, विगत पर 15 वर्षों से भी अधिक समय से शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक एवं संस्थागत स्तर पर सतत सक्रिय हैं निर्मला पुतुल जी। उनके राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ाव, आदिवासी महिला शिक्षा और साहित्यिक विषयों को लेकर आयोजित सम्मेलनों, आयोजनों, कार्यशालाओं की एक श्रृंखला चलती रहती है। मोटे तौर पे निर्मला जी आदिवासी महिलाओं और उनकी शिक्षाओं को लेकर लगातार काम कर रही हैं। उनके विस्थापन, पलायन, उत्पीड़न, है ना, जेंडर संवेदनशीलता, मानवाधिकार आदि को लेकर लगातार वो काम कर रही हैं। ग्रामीण, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति के महिलाओं के बीच शिक्षा और जागरूकता के लिए भी लगातार काम कर रही हैं। ये तो हो गया उनका सामाजिक काम। साहित्यिक काम क्या है कि उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की मातृभाषा संताली में। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में भी बहुत सारे उनकी कविता संग्रह जो है प्रकाशित हैं, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ से नगाड़े की तरफ बजते शब्द, अपने घर की तलाश में और फूटेगा एक नया विद्रोह, ये सारे उनके 3 कविता संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं में उनके रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, जैसे चाणक्य टुडे, द बुक एशिया, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सहयात्री, जोहार, इन वागड़, समकालीन भारत, नया ज्ञानोदय, इन सब में, मतलब हिंदी की जितनी भी बड़ी पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें वो लगातार जो है कविताएं उनकी प्रकाशित होती रहती हैं। उनकी जम्मू कश्मीर की 11वीं तथा एनसीईआरटी केरल द्वारा 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में उनकी कविताएं शामिल हैं। अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, नागपुरी, पंजाबी, नेपाली में उनकी भाषा में उनकी कविताओं का अनुवाद किया गया है। और जो सम्मान उन्हें मिले हैं, बहुत सारी लिस्ट है, देख रहे हैं आप, उसमें साहित्य अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार, झारखंड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान, इसके अलावा मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान ग्वालियर से, भारत आदिवासी सम्मान, विनोबा भावे सम्मान, हेरोल्ड सैमसन चोपनो स्मृति सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मान। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सम्मान जो है निर्मला पुतुल जी को मिले हुए हैं, और वे रहती भी हैं झारखंड में ही, ये उनका पता है। तो उनकी ये जो कविता है बाबा मुझे उतनी दूर न ब्याहना, उसको अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक आदिवासी स्त्री के मन की व्यथा को व्यक्त किया है। कविता देखें। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने के खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। ये उस समाज की सच्चाई है जो आदिवासी समाज है, गरीब समाज है, जैसे तैसे अपने जीवन का गुजारा करता है, लेकिन
अपनी बेटी से मिलने के लिए, जो जिसका ब्याह बहुत दूर हो चुका है, वहां जाने के लिए। अच्छा, जाना मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठ के चले जाना नहीं होता, आप समझ रहे हैं कि वो लड़की का बाप है, अगर वो अपनी लड़की से मिलने जा रहा है तो उस व्यवस्था के साथ जाएगा जो कि सामान्य तौर पे समाज स्वीकार करता है। बेटी के लिए कुछ कपड़े, धन धान्य, वो सब लेके उसको जाना है। तो यहाँ बाबा का बेटी से मिलने आना मतलब वो सारी सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसलिए वो करीब, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने के खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें, क्योंकि घर की बकरियां सिर्फ बकरियां नहीं है, वो रोजगार का साधन है, दैनिक जीवन में भोजन का एक साधन है, आजीविका का साधन है, और कई कई जगह पे सामाजिक प्रभुता और संपन्नता का भी एक केंद्र बकरियां हैं कि उनके पास कितने बकरी हैं। जैसे पहले के जमाने में ये होता था कि उनके दरवाजे पे 10 बैल है, 20 गाय है, या उसके पास 100 बकरियां हैं, 200 बकरियां हैं। मतलब वो किसके पास कितने जानवर हैं उससे पता चलता था वो कितना बड़ा किसान है, या उसका लेन देन कितना बड़ा है। तो वो अपना दुख व्यक्त कर रही है, अपनी चिंता व्यक्त कर रही है कि बाबा मुझे उतनी दूर कभी मत जाना कि मुझसे मिलने जाने के खातिर घर की बकरियां तुम्हें बेचनी पड़े। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों। ये बहुत बड़ा व्यंग है कि मुझे ऐसे देश में भी मत तुम ब्याहना कि जहां आदमी आदमी तो नहीं होना चाहता, लेकिन वो ईश्वर की चिंता बहुत ज्यादा करता है। मतलब वो एक मनुष्य होके वो मनुष्यत्व की चिंता तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो ईश्वर की चिंता करना चाह रहा है। कहने का मतलब उसके अंदर ढकोसलापन बहुत ज्यादा है। खुद तो चारित्रिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से वो गिरा हुआ है, लेकिन ये गिरने की पूरी श्रृंखला जिसके नाम से होती है वो ईश्वर के नाम से होती है। तो ईश्वर के नाम पे वो पाखंड रचता है, धूर्त बनता है, लोगों को ठगता है, जबकि वो सही ढंग से आदमी या मनुष्य भी नहीं बनना चाहता। तो कहती है कि मुझे ऐसे समाज, ऐसे व्यक्तियों के बीच में भी मत जाना जहां पे पाखंड अधिक है, धूर्तता अधिक है और मनुष्यता कम है। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। और मुझे ऐसी जगह भी मत भेज देना जहां पे न जंगल हो, न नदी हो, न पहाड़ हो, वहां मेरा लगन अर्थात मेरी शादी मत करना, क्योंकि मैं इन्हीं नदियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच में पली हुई हूँ। ये परिवेश जो है मेरी व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है। इनके अंदर जिस तरह की निश्चलता है, जिस तरह की सहजता है, जिस तरह का सौंदर्य है, तो वो शहरों की दिखावटी दुनिया में मुझे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए उस आडंबर और दिखावे की दुनिया में मुझे नहीं जाना है, मुझे कंक्रीट के जंगलों में नहीं जाना है, मुझे इन्हीं सहज सरल नदी के प्रवाहों, पहाड़ों और जंगलों के बीच रहना है। मुझे उस दिखावटी आडंबर से भरे शहरों का हिस्सा नहीं होना है। वहां तो कतई नहीं, मतलब वहां तो बिल्कुल नहीं जाना जहां की सड़कों पर मान से भी ज्यादा तेज दौड़ती हों मोटर गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हों बड़ी बड़ी। सीधे सीधे अब उन्होंने बात कह दी कि मुझे शहरों में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे गाड़ी, मोटर गाड़ियां तेज दौड़ती हैं, और कितने तेज जो दौड़ती हैं, मान से भी अधिक, मतलब आदमी के मान सम्मान को रौंद कर वो तेज दौड़ती हैं। मतलब सड़क पे चलने वाला एक व्यक्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। वो सबको पीछे छोड़कर उसको रौंदते हुए आगे चली जाती हैं। ऐसी जगह तुम मेरा ब्याह बिल्कुल मत करना जहां बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हो और बड़ी बड़ी दुकानें हो। मैं ऐसे शहर का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आगे देखिए, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो। अब बताइए, शहरों में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के फ्लैट में भी आंगन का सुख मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। आंगन समझ रहे हैं ना आप लोग? जो घर के बीच का खाली खुला हिस्सा होता है। आप लोगों ने अगर गांव के पुराने घर देखे होंगे तो हर घर में एक बड़ा सा आंगन होता था, है ना? खेडेगावातले घर जर तुम्ही बघितलं तर हाँ सर हो. त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात आंगणला?
अंगणच सर. अंगणच म्हणतात ना. तो वो आंगन का जो सुख है वो शहरों में आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कितने भी करोड़पति अरबपति हो, बिल्डिंग तोड़ के कोई आंगन नहीं बनाएगा। मुर्गे की बाग पर जहां होती न हो सुबह, और जो जहां सुबह किसी कृत्रिम घड़ी से अलार्म से बजता हो, वो वहां मुझे नहीं जाना। मुझे तो वही रहना है जहां सुबह मुर्गा बाग देकर जगाता हो, और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे, और जहां पे मुझे डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज ये सब न दिखाई दे, मुझे ऐसे शहर में नहीं जाना। मत चुनना ऐसा वर, मेरे लिए कोई ऐसा वर, ऐसा दुल्हा, या मराठी में क्या बोलते हैं, वर, वर ही बोलते हैं ना, ऐसा लड़का मत चुनना जो पोचाई और हंडिया में डूबा रहता हो अक्सर। पोचाई मतलब क्या होता है? पोचाई का अर्थ नीचे दिया हुआ है इन्होंने, आदिवासियों की देशी शराब जिसे चावल से बनाते हैं। तो मतलब कहते हैं कि मुझे ऐसे आदमी से भी प्यार नहीं करना है जो हमेशा शराब और हंडिया में डूबा रहता है। वही हंडिया भी हंडिये की शराब होती है, और पोचाई चावल से बनी हुई आदिवासियों की शराब है। तो बोलते कि मुझे ऐसी जगह पे भी मत ब्याहना कि जो मेरा वर हो, जो मेरा दुल्हा हो, वो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता हो, काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उठा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। अब ये शहरों की बुराई करने के बाद अब वो अपने उस समाज की परंपराओं की भी बुराई कर रही हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब पुरुष प्रधान समाज जो है, वहां पे औरतों औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, और खुद पुरुष का चरित्र क्या है उस समाज में, उसकी भी पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं कि मेरे लिए ऐसा वर भी मत चुनना जो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता हो, काहिल हो, निकम्मा हो, मतलब अनपढ़ गवार हो, कुछ काम न करता हो, और सिर्फ उसकी विशेषज्ञता कैसी हो कि जो मेले में लड़कियां आए उनको वो उठा के लेके चला जाए। ऐसा वर भी मेरे लिए मत चुनना। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पे। बोली अरे भाई शादी है, कोई थाली या लोटा तो खरीदना नहीं है कि बाजार से खरीद के लाए और पसंद नहीं आए तो बदल दिया। इस तरह तो रोज मैं अपने वर को, अपने दूल्हे को नहीं बदल सकती। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से भी मेरा ब्याह मत करना। और आगे क्या कहती है, और किससे न करना? जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, जो बात बात में गर्म हो जाए, मारने पीटने की बात करे, झगड़े की बात करे, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी। आप जानते हो कि आदिवासियों में तीर धनुष और कुल्हाड़ी ये सब घर पे उपलब्ध हथियार है। जैसे अपने यहाँ तुरंत तलवार और कोयता निकल जाता है ना, कोयता निकल जाता है और तलवार निकल जाती है, वैसे उनके यहाँ तीर धनुष और कुल्हाड़ी निकल जाती है। तो बोले ऐसी जगह भी शादी मत करना कि जो बार बार बात बात पर लड़ने मारने की बात करे और तीर धनुष और कुल्हाड़ी निकाल ले। जब चाहे चला जाए बंगाल, आसाम, कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। मतलब जो अपनी जिम्मेदारियों को बिना समझे जब मन किया घूमने फिरने मजा करने कहीं चला जाए, ऐसे ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी भी मुझे नहीं चाहिए। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया। मतलब वह व्यक्ति जिसने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया हो, मतलब अगर वो आदिवासी ही है और एक आदिवासी होकर उसने कभी जंगल के संरक्षण के बारे में नहीं सोचा, वृक्षों के बारे में नहीं सोचा, कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, अर्थात जिसने इस धरा को और बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने, उसने जिसने कभी खेती नहीं की हो, अर्थात जिसने कभी श्रम नहीं किया हो, जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया, जो हाथ किसी दूसरे की मदद करने के लिए साथ नहीं आए, किसी का बोझ नहीं उठाया हो। कहने का मतलब जो आदमी अकर्मण्य हो उससे मेरी शादी कभी मत कराना, क्योंकि जो कर्मण्य है, जो कर्मशील है, वो ये सब काम करता है, वो खेती करता है, दूसरे की मदद करता है, अपना बोझ उठाने के साथ साथ दूसरे की भी मदद करता है, उसके हाथ हमेशा दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कर्मशील आदमी होता है। लेकिन जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं काम करता। तो कहती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा विवाह कभी मत करना। और आगे कहती है, और तो और
जो हाथ लिखना नहीं जानता हो ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। कहती हैं साथ ही साथ जो पढ़ा लिखा भी न हो, मतलब अगर उसको हाथ में पहले ह लिखते हैं, जिसको इतना भी अक्षर ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से भी मेरा विवाह मत कराना। ब्याहना तो वहां ब्याहना, अभी तक कहाँ मत कराना ये बता रही है, अब बताना शुरू कर रही है कि कहाँ पे ब्याहना। ब्याहना तो वहां ब्याहना जहां सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल। मतलब मुझे अपने आसपास के गांव में ही कहीं ब्याहना, अपने परिवेश में ही कहीं ब्याहना, अपने समाज में ही कहीं ब्याहना, कि सुबह निकले और शाम को मुझसे मिलके वापस लौट सको पैदल ही, इतनी ही दूर पर ब्याहना। और मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। और कभी मुझे कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो तुरंत तुम मेरे पास आ सको, इतनी दूरी पर ही मुझे रखना, मुझे अपने हमेशा करीब रखना। महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश। महुआ तुम लोग जानते हो, महुए का पेड़ अपने यहाँ भी होता है, महू बोलते हैं, पीले रंग का होता है, उसकी उसकी शराब भी बनती है और तरह तरह के पदार्थ भी बनते हैं। तो वही वो कह रही कि महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं कोई संदेश तुम्हारे खातिर, कि अगर मेरे पास रहोगे तो ये जो समय समय पे फसलें होती हैं, जो आदिवासी समाज में बहुत आसानी से उपलब्ध है, महुआ और खजूर, उसका कोई खाने लायक वस्तु बनाकर मैं आपके पास उनके माध्यम से कोई संदेश भेज सकूं। और उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खिक्सा, बरबट्टी, समय समय पर गागों के लिए भी। तो ये सब चीजें खाने वाली चीजें हैं। कद्दू कोहड़ा मतलब भोपड़ा जो बोलते हैं, खेक्सा भी, खेक्सा और बरबट्टी का भी अर्थ यहाँ पे नीचे दिया है। खेक्सा मतलब चठैल, बड़ी बेर जैसी गोल कोई चीज होती है, और खेक्सा एक तरह की सब्जी है। खेक्सा तो मुझे लगता है वही है जो अपने यहाँ जिसको बोलते हैं बरसात में वो हरी हरी आती है ना, कंटोले क्या बोलते हैं अपने यहाँ, कंटोले ही बोलते हैं शायद, जो हरे हाँ रंग सर की कंट होती। हाँ सर कंटरले काहीतरी असंच बोलतात. हाँ, वो करेले की तरह कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें आदिवासी समाज से आती हैं, तो एक तरह से वो अपने समाज से जो चीजें सीजनल हैं उनका एक परिचय सा दे रही हैं, कि मैं समय समय पे आपको कद्दू, कोहड़ा, खेक्सा, बरबट्टी आपको भेज सकूं। मेला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल की, आसपास के मैं किसी बाजार में जाऊं तो मुझे अपने गांव देश का भी कोई मिल जाए, जिससे मैं पूछ सकूं काय रे कसा है, माझी आई कैसी है, बाबा कैसे, भाऊ कैसे, ये सब मैं उससे बात कर सकूं। चितकबरी गया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते, ऐसी जगह में ब्याहना मुझे। और मेरी जो चितकबरे रंग वाली गाय है, उसका ब्याह कब हुआ है, मुझे वो भी खबर देने वाला कोई हो। कहने का मतलब कि जीवन के जो सुख दुख है, हम उसको निरंतर बांट सकें, आपस में मिलजुल सकें, सुख को बांट सकें, दुख को बांट सकें, तीज त्योहार पे एक दूसरे को मिल सकें, इतनी ही दूरी रखना, इससे ज्यादा दूर मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। उस देश ब्याहना, मुझे उस देश में ब्याहना जहां ईश्वर कम, आदमी ज्यादा रहते हो। कहने का मतलब ईश्वर के नाम पे ढोंग और पाखंड की जगह मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव जहां पे अधिक हो, मुझे ऐसी जगह ब्याहना। बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहां, वहीं मुझे ब्याहना। कहने का मतलब कोई अपनी ताकत के दम पर किसी दूसरे को दबा न लेता हो, हर आदमी का जहाँ पे सम्मान होता हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, आदिवासी हो, सबको जहाँ पे समान अधिकार हो, मुझे ऐसी जगह ब्याहना। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडूक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ साथ। मुझे उस व्यक्ति के साथ ब्याहना जो मुझे छोड़ के न चला जाए। जैसे कबूतर का जोड़ा एक साथ रहता है, पंडूक पक्षी एक साथ रहते हैं, उसी तरह जो हमेशा मेरे साथ रहे। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक, मतलब हम साथ में काम करें
और जीवन के सारे सुख दुख साथ बांटे, ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे ब्याहना। चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली, ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत, मतलब जिसको कोई न कोई सुर साधने आता हो, जो कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाने जानता हो। बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े के खातिर पलाश के फूल। जो पलाश का फूल होता है, पलाश मतलब मराठी में पड़स बोलते हैं, उसके लाल लाल फूल होते हैं। यहाँ एक स्टेशन का नाम भी है तुम्हारा, पड़सधरी। जब खंडाला के पहले ही पड़सधरी करके एक स्टेशन का नाम भी, तो जो पड़स होता है उसके फूलों की बात कर रहे हैं। इसको हिंदी में ढाक ढाक भी बोलते हैं, जिसमें 3 पत्तियां होती हैं। उसका एक मुहावरा भी है कि ढाक के 3 पात। तो वही कह रहे हैं कि वो लाल लाल पलाश के फूलों को जो रोज मेरे लिए बसंत के दिनों में ला सके मेरे जूड़े के खातिर, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। जो अगर मैं भूखी रहूं तो वो भी भूखा रहे, ऐसे व्यक्ति से ब्याहना मुझे। कहने का मतलब मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से करिएगा जो संवेदनाओं के स्तर पर मुझसे जुड़ा हुआ हो, जो मेरे सुख दुख की चिंता करता हो, जो जो मेरे साथ काम करने में जिसको कोई शर्म ना आती हो, जो मेरे साथ हर तरह के सुख दुख को बांट सकता हो, और वो मेरे साथ उतनी ही दूरी पे रहता हो कि मैं जब चाहूं आप लोगों के भी दुख दर्द में शामिल हो सकूं, आप लोगों का भी हाल समाचार ले सकूं। मुझे ऐसे ही जगह ब्याहना, मुझे इतनी दूर मत ब्याह देना कि मैं आप लोगों से मिल भी न सकूं, आप लोगों का हालचाल भी न ले सकूं। और वहां पे उन शहरों में तो बिल्कुल मत ब्याहना जहां पे मैं डूबता हुआ सूरज न देख सकूं, सुबह मुर्गे की बाग न सुन सकूं, जहां पे मैं इन पहाड़ों नदियों को न देख सकूं। ऐसे शहरों में मुझे बिल्कुल मत ब्याहना। इस तरह एक आदिवासी समाज की लड़की पढ़े लिखे व्यक्ति से शादी करना चाहती है, संवेदनशील व्यक्ति से शादी करना चाहती है, जिसके साथ वो अपने सुख और दुख को जी सके, ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है। वो सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करने वाले या शराब में धुत रहने वाले व्यक्तियों को खारिज करते हुए ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है, जो स्वर साधना जानता हो, जो श्रम करना जानता हो, जो साथ देना चाहता हो। ऐसे साथी की कामना एक आदिवासी लड़की इस कविता के माध्यम से करती है, और अपने बाबा अर्थात अपने पिता से अनुरोध करती है कि उसे ऐसे ही युवक के साथ उसका विवाह करना। तो कविता समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर।